हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी दिन बाद फिर मैं वीडियो डाल रहा हूँ। इस मसानी की पुस्तक का संग्रह लेके आया हूँ। इसमें अलग अलग लोगों की कहानी है। आइए, एक कहानी है लाल पान की बेगम, जिसको लिखा है फरीश्वरनाथ रेणु ने। तो आइए शुरू करते हैं। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या। बिरजू की माँ शकरकंद उबाल कर बैठी मन ही मन कुढ़ रही थी। 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोट लोट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा था। चंपिया के सिर भी चुड़ैल मंडरा रही थी। आध आंगन धूप रहते जो गई ये सहुआइन की दुकान छुआ गुड़ लाने अभी तक नहीं लौटी। दिया बाती का बेला हो गया, आज लौट के जरा आए। बागड़ बकरे की देह में कुकुरमाछी लगी थी, इसलिए बेचारा बागड़ रह रह कर कूद फात कर रहा था। बिरजू की माँ बागड़ पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढकर निकाल चुकी थी। पिछवाड़े की मिर्च की फूली गाछ बागड़ के सिवा और किसने कलेवा किया होगा। बागड़ को मारने के लिए वह मिट्टी का एक छोटा ढेला उठा चुकी थी कि पड़ोसन मखनी फुआ की पुकार सुनाई पड़ी। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या। बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगैया न हो तब न हुआ। गरम गुस्से में बुझी नुकीली बात हुआ की देह में धस गई और बिरजू की माँ ने हाथ के ढेले को पास ही फेंक दिया। बेचारे बागड़ को कुकुरमाछी परेशान कर रही है। बिरजू ने लेटे ही लेटे बागड़ को एक डंडा लगा दिया। बिरजू की माँ की इच्छा हुई कि जाकर उसी डंडे से बिरजू का भूत भगा दे, किंतु नीम के पास खड़ी पनभरणियों की खिलखिलाहट सुनकर रुक गई। बोली, हर तेरे बप्पा ने बड़ा हच्छुट बना दिया है तुझे, बड़ा हाथ चलाता है लोगों पर। ठहर। मखनी फुआ नीम के पास झुकी कमर से घड़ा उतार कर पानी भरकर लौटती पनभरणियों से बिरजू की माँ की भागती हुई बात का इंसाफ कर रही। जरा देखो तो इस बिरजू की माँ को। 4 मन पाट यानी जूठ का पैसा क्या हुआ, धरती पर पाँव ही नहीं पड़ते। निसाफ करो। खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले से ही गांव की गली गली में बोलती फिरी है। हाँ, इस बार बिरजू के बप्पा ने कहा है बैलगाड़ी पर बैठाकर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा। बैल अब अपने घर है तो 1000 गाड़ी मंगनी मिल जाएगी। तो मैंने अभी टोक दिया। नाच देखने वाली सब तो ऑन फोन कर तैयार हो रही हैं, रसोई पानी कर रही हैं। मेरे मुंह में आग लगे, क्यों मैं टोकने गई। सुनती हो क्या, जवाब दिया बिरजू की माँ ने। मखनी फुआ ने अपने पोपले मुंह के होठों को एक ओर मड़ोड़ कर ऐठती हुई बोली, जंगी की पतोई बिरजू की माँ से नहीं डरती, वह जरा गला खोल कर ही कहती है। फुआ, सर्वे सेटलमेंटी यानी कि सर्वे सेटलमेंट के हाकिम के बासा पर फूल छाप किनारी वाली साड़ी पहन के यदि तू भी भंटा की भेटी चढ़ाती तो तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा गनहर जमीन का पर्चा कट जाता। फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोना बंग पाठ होता। जोड़ा बैल खरीदती, फिर आगे नाथ और पीछे सैकड़ों पगैया झूलती। जंगी की पुतोई मोजोर है, रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है। 3 ही महीने हुए गौने की नई बहू होकर आई है और सारी कुर्मा टोली की सभी झगड़ालू सासों से एक आध मोर्चा ले चुकी है। उसका ससुर जंगी दागी चोर है, सिर किलासी है। उसका खसम रंगी कुर्मा टोला का नामी लठैत, इसलिए हमेशा सींग घुमाती फिरती है जंगी की पुतोई। बिरजू की माँ के आंगन में जंगी की पुतोई की गला खोल बोली गुलेल की गोलियों की तरह दंदनाती हुई आई। बिरजू की माँ ने एक तीखा जवाब खोज कर निकाला, लेकिन मन मसोम कर रह गई। गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके। जीभ के झाल को गले में उतार कर बिरजू की माँ ने अपने बेटी चिंपिया को आवाज दी, अरे चिंपिया, आज लौटे तो तेरी मूड़ी मरोड़ कर चूल्हे में झोंकती हूँ। दिन दिन बेचाल होती जाती है। गांव में तो अब ठठेर बैस्कोप का गीत गाने वाली पसुरिया पतोई सब आने लगी हैं। कहीं बैठ के बाजे न मुरलिया सीख रही होंगी। जंगी की पुतोई ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाला और मटक कर बोली,
चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती हैं। नहीं जानती, दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भक भक कर जलती है। भक भक बिजली बत्ती की बात सुनकर न जाने क्यों सभी खिलखिला कर हंस पड़े। हुआ कि टूटी हुई दंत पंक्तियों के बीच से एक मीठी गाली निकली, शैतान की नानी। बिरजू की माँ की आंखों पर मानो किसी ने तेज टार्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया। भक भक बिजली बत्ती। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलन ढाई औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी। चंपिया की माँ के आंगन में रात भर बिजली बत्ती बुकबुकाती थी। चंपिया की माँ के आंगन में नाल वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह जलो जलो और जलो। चंपिया के माँ के आंगन में चांदी जैसे पाट सूखते देखकर जलने वाली सब औरतें खलियान पर सोनोली धान के बोझों को देखकर बैगन का भुर्ता हो जाएंगी। मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छोवा गुड़ को उंगलियों से चाटती हुई चंपिया आई और माँ के तमाचे खाकर चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती हो? सौवाइन जल्दी से सौदा नहीं देती है। सौवाइन जल्दी सौदा नहीं देती कि नानी, एक सौवाइन की ही दुकान पर मोती झरते हैं जो जड़गाड़ कर बैठी हुई थी। बोल गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी। हरजाई जो फिर कभी बाजे न मुरलिया गाते सुना, चाल सीखने जाती है ट्यूशन की छोकरियों से। बिरजू की माँ ने चुप होकर अपनी आवाज अंदाजी की। उसकी बात जंगी के झोपड़े तक साफ साफ पहुंच गई होगी। बिरजू बीती हुई बातों को भूलकर उठ खड़ा हुआ था और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते गुड़ को ललचाई निगाह से देखने लगा था। दीदी के साथ वह भी दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती जरूर। वह शकरकंद के लोभ में रहा और मांगने पर माँ ने शकरकंद के बदले, ये मैया एक अंगुली गुड़ दे दे। बिरजू ने तलाटी फैलाई, तेन मैया एक रत्ती भर। एक रत्ती को उठा के बर्तन को फेंक आती हूँ पिछवाड़े में, जाके चाटना, नहीं बनेगी मीठी रोटी। मीठी रोटी खाने का मुंह होता है। बिरजू की माँ ने उबले शकरकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा, बैठ के छिलके उतार, नहीं तो अभी। 10 साल की चंपिया जानती है शकरकंद छिलते समय कम से कम 12 बार माँ उसे बाल पकड़कर झकझोरेगी, छोटी छोटी खोट निकाल कर गालियाँ देगी। पाँव फैला के क्यों बैठी है उस तरह बेलज्जी। चंपिया माँ के गुस्से को जानती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके देखा, मैया मैं भी बैठकर शकरकंद छीलूं? नहीं, माँ ने झिड़क दी, एक शकरकंद छीलेगा और 3 पेट में। जाके सिद्धू की बहू से कहो 1 घंटे के लिए कढ़ाई मांग कर ले गई तो फिर लौटाने का नाम नहीं। जा जल्दी। मुंह लटका कर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाह दौड़ाई। चंपिया ने अपने झबरे केस की ओट से माँ की ओर देखा और नजर बचाकर चुपके से बिरजू की ओर एक शकरकंद फेंक दिया। बिरजू भागा। सूरज भगवान डूब गए, दिया बत्ती की बेला हो गई। अभी तक गाड़ी? चंपिया बीच में ही बोल उठी, कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। बप्पा बोले, माँ से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहे, मलदहिया टोली की मियाँजान की गाड़ी लाने जा रहा हूँ। सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया। लगा छाते की कमानी उतर गई घोड़े से अचानक। कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी मंगनी नहीं दी, तब मिल चुकी गाड़ी। अब अपने गांव के लोगों की आंखों में पानी नहीं होती तो मलदहिया टोली की मियाँजान की गाड़ी का क्या भरोसा, न 3 में न 13 में। क्या होगा शकरकंद छील कर रख दे उठा के, यह मर्द नाच दिखाएगा। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, देख चुकी जी भर नाच। पैदल जाने वाली सब पहुंचकर पुरानी हो चुकी होंगी। बिरजू छोटी कढ़ाई सिर पर औंधा कर वापस आया। देख दीदिया मिलिट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने से भी कुछ नहीं होगा। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा से मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया मैया का गुस्सा अभी उतरा नहीं है। मड़ैया के अंदर से बागड़ को बाहर भागती हुई बिरजू की माँ बड़बड़ाई, कल की पंचकौड़ी कसाई के हवाले करती हूँ राक्षस तुझे, हर चीज में मुंह लगाएगा। चंपिया बांध दे बगड़ा को, खोल दे गले की घंटी, हमेशा टुनुर टुनुर, मुझे जरा नहीं सुहाता है। टुनुर टुनुर सुनते ही बिरजू को सड़क से जाती हुई बैलगाड़ियों की याद हो आई। अभी बबुआन टोले की गाड़ियां नाच देखने जा रही थीं। झुनुर झुनुर बैलों की झुनकी, तुमने सुना? बेसी बक बक मत करो। बागड़ के गले से झुनकी खोलती बोली चंपिया। चंपिया डाल दे चूल्हे में पानी। बप्पा आवे तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच देखें। मुझे नाच देखने का शौक नहीं, मुझे जगइयो मत कोई, मेरा माथा दुख रहा है।
मड़ैया के ओसारे पर बिरजू ने फिसफिसा के पूछा, क्यों कर दे दिया, नाच में उड़नजहाज भी उड़ेगा। चटाई पर कथरी ओढ़कर बैठती हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। बिरजू ने बहन की कथरी में हिस्सा बांटते हुए चक्की मुक्की लगाई। जाड़े के समय इस तरह घुटने पर ठुड्डी रखकर चुक्की मुक्की लगाना सीख चुका है वह। उसे चंपिया के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे, गांव में एक पंछी भी नहीं है, सब चले गए। चंपिया को अब तिल भर भी भरोसा नहीं। संझा तारा डूब रहा है, बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। 1 महीना पहले से ही मैया कहती थी, बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी, चंपिया छीट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा बैलगाड़ी पर चढ़कर। चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आंसू आ गए। बिरजू का भी दिल भर आया। उसने मन ही मन इमली पर रहने वाले जिन बाबा को एक बैगन कबूला, गाछ का सबसे पहला बैगन, उसने खुद जिस पौधे को रोपा है। जल्दी से गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दो जिन बाबा। मड़ैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर पड़ी करवटें ले रही थी। वो पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया। उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है, या किस चूक का फल दे रहे हो भोले बाबा। अपने जानते उसने किसी देवता पितर की मान मनौती बाकी नहीं रखी। सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी मनौतियाँ की थी ठीक ही तो महावीर जी का रोट तो बाकी ही है। हाय रे देव, भूल चूक माफ करो महावीर बाबा। मनौती दूनी करके चढ़ाएगी बिरजू की माँ। बिरजू की माँ के मन में रह रहकर जंगी की पतोही की बातें चुभती हैं। भक भक बिजली बत्ती, चोरी चमारी करने वाले की बेटी पुतोही जलेगी नहीं। 5 बीघा जमीन क्या हासिल की है बिरजू के बप्पा ने। गांव की भाई खौफियों की आंखों में किरकिरी पड़ गई है। खेत में पाट लगाकर देखकर गांव के लोगों की छाती फटने लगी। धरती फोड़कर पाट लगा है। बैसाखी बादलों की तरह उमड़ते आ रहे हैं पाट के पौधे। तो फलाना इतनी आंखों को धार भला फसलता है। जहाँ 15 मन पाट होना चाहिए, सिर्फ 10 मन पाट घंटा पर तौल के ओजन हुआ रब्बी भगत के यहाँ। इसमें जलने की क्या बात है भला। बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही कुर्मा टोली की एक आदमी को समझा के कहा था, जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे, सर्वे का समय आ रहा है, लाठी कड़ी करो तो 2-4 बीघे जमीन हासिल कर सकते हो। 100 गाँव की किसी पुटपौकी का भतार सर्वे के समय बाबू साहब के खिलाफ खासा भी नहीं। बिरजू के बप्पा को कम सहना पड़ा। बाबू साहब गुस्से में सर्कस नाच के बाघ की तरह घुमड़ते रह गए। उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया। आखिर बाबू साहब ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा। बिरजू की माँ को मौसी कह के पुकारा, यह ज़मीन बाबूजी ने मेरे नाम से खरीदी थी। मेरी पढ़ाई लिखाई उसी ज़मीन की उपज से चलती है। और भी कितनी बातें। तुम होना जानता है, ता जरा सा लड़का जमींदार का बेटा है कि। चंपिया, बिरजू सो गया क्या? यहाँ आ जरा बिरजू अंदर। तू भी आजा चंपिया, भला आदमी आवे तो एक बार आजा। बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गई। ढिबरी बुझा दे, बप्पा बुलाए तो जवाब मत देना, पच्ची गिरा दे। भला आदमी रे भला आदमी, मुंह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मंजा न देती रहती तो ले चुके थे ज़मीन। रोज आकर माथा पकड़ के बैठ जाए, मुझे ज़मीन नहीं लेनी है। बिरजू की माँ मजूरी ही अच्छी जवाब देती थी। बिरजू की माँ खूब सोच समझ के, छोड़ दो, जब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं होता है तो क्या होगा। जोरू ज़मीन जोर के, नहीं तो किसी और के। बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता है, बढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है जो ऐसा गोबर गणेश घर वाला उसे मिला। कौन सा मौज दिया है उसके मर्द ने। कोल्हू के बैल की तरह खटक कर सारी उम्र काट दी इसके यहाँ। कभी 1 पैसे की जलेबी भी ला कर दी है उसके खसम ने। पाट का दाम भगत के यहाँ लेकर बाहर ही बाहर बैल हट्टा चले गए। बिरजू की माँ को एक बार नंबरी लोट देखने भी नहीं दिया आँख से। बैल खरीद लाए। उसी दिन से गांव में डिंडोरा पीटने लगे। बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर जाएगी नाच देखने। दूसरे की गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा। अंत में उसे अपने आप पर क्रोध हो आया। वह खुद भी कुछ कम नहीं। उसकी जीभ में आग लगे। बैलगाड़ी पर नाच देखने की लालसा
किस कुसमय में उसके मुंह से निकली थी भगवान जाने। फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने जाने की चर्चा छेड़ी है। लो खूब देखो नाच, वाह रे नाच, कथरी के नीचे दुसाले का सपना। कल भोरे पानी भरने के लिए जब जाएगी, पतली जीभ वाली पतुरिया सब हंसती आएंगी, हंसती जाएंगी। सभी जलते हैं उससे, हाँ भगवान दाढ़ी जार भी। 2 बच्चों की माँ होकर भी वह जस की तस है। उसका घर वाला उसकी बात में रहता है, या बालों में गरी का तेल डालती है। उसकी अपनी ज़मीन है, किसी के पास एक भूर ज़मीन भी अपनी इस गांव में। जलेंगे नहीं, 3 बीघे में धान लगा हुआ है अगानी। लोगों को दीठ से बचे। तब तो बाहर बैलों की घंटियां सुनाई पड़ी। तीनों सतर्क हो गए, उत्कर्ण होकर सुन रहे हैं। अपने ही बैलों की घंटी है, क्यों री चंपिया? चंपिया और बिरजू ने पराया एक ही साथ कहा हूँ। चुप, बिरजू की माँ ने फिसफिसा कर कहा, शायद गाड़ी भी है, गड़गड़ाती है ना। दोनों ने फिर हुंकार भरी। चुप, गाड़ी नहीं है, तुम चुपके से छेद करके देख तो आ चंपी। भाग के आ चुपके चुपके। चंपिया बिल्ली की तरह हौले हौले पाँव से छेद से झाँक आई। हाँ भैया, गाड़ी भी है। बिरजू हड़बड़ा कर उठ बैठ। उसकी माँ ने उसे हाथ पकड़कर सुला दिया, बोले मत। चंपिया भी गुदड़ी के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खुलने की आवाज़ हुई। बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से डांटा। हाँ हाँ, आ गए घर। घर आने के लिए छाती फटी जाती थी। बिरजू की माँ ताड़ गई। जरूर मलदहिया टोली में गांजे की चिलम चढ़ रही थी। आवाज़ तो बड़ी खनखनाती हुई निकल रही है। चंपिया, बाहर से ही पुकार कर कहा उसके बाप ने। बैलों को घास दे दे चंपिया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो न रोशनी, न चिराग, न चूल्हे में आग। बात क्या है? नाच देखने उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या? बिरजू के गले में खसखसाहट हुई और उसने रोकने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक वह खांसता रहा। बिरजू, बेटा बृजमोहन, बिरजू के बाप ने पुकार कर बुलाया। भैया गुस्से के मारे सो गई क्या? अरे अभी तो लोग जा ही रहे हैं। बिरजू की माँ के मन में आया कि कसकर जवाब दे, नहीं देखना है नाच, लौटा दो गाड़ी। चंपिया, उठती क्यों नहीं? ले धान की 25 रख दे। धान की बालियों का छोटा जब्बा झोपड़े के ओसारे पर रखकर उसने कहा, दिया वालों। बिरजू की माँ उठकर ओसारे पर आई। 1.5 पहर रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी? नाच तो अब खत्म हो रहा होगा। डिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते हुए बिरजू की माँ के मर का सब मैल दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों से उतरकर रोम रोम में घुल गया। नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी अभी बलरामपुर के बाबू की कंपनी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला से हाकिम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच है। पंचशील टीम में खोज दे, अपने खेत का है, अपने खेत का। उलझती हुई बिरजू की माँ ने पूछा, पक गए धान? नहीं, 10 दिन में अगहन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएगी सारे खेत की बालियाँ। मलदहिया टोली जा रहा था, अपने खेत में धान देखकर आंखें जुड़ा गई। सच कहता हूँ, पश्चिम तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल लिया और उसकी माँ ने एक हल्की डांट दी। ऐसा लुक्कड़ है तूरे, इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म जो बचे। क्या हुआ, डांटती क्यों? नवान्न के पहले ही नया धान जो उठा दिया, देखते नहीं? अरे इन लोगों का सब कुछ माफ है, चिरई चुनमुन है ये लोग। बस हम दोनों के मुंह में नवान्न के पहले नया अन्न न पड़े। इसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली से 2 धान लेकर दांतों तले दबाया। ओ भैया, इतना मीठा चावल और गमकता भी है न दीदिया। बिरजू ने मुंह में धान लिया। रोटी पोटी तैयार कर चुकी क्या? बिरजू के बाप ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, मान भरे सुर में बोली बिरजू की माँ। जाने का ठीक ठिकाना नहीं और रोटी बनती है। वाह, खूब हो तुम लोग। जिसके पास बैल है उसे गाड़ी मंगनी नहीं मिलेगी क्या? गाड़ी वालों को भी बैल की कभी ज़रूरत होगी। पूछूंगा तब कोयरी टोले वालों से। ले जल्दी से रोटी बना ले, देर नहीं होगी। अरे टोकरी भर रोटी तो तू पलक मारते बना लेती है। 5 रोटियां बनाने में कितनी देर लगेंगी? अब बिरजू की माँ के होठों पर मुस्कुराहट खुलकर खेलने लगे।
उसने नज़र बचाकर देखा, बिरजू का बप्पा उसकी ओर एकटक निहार रहा है। चंपिया और बिरजू न होते तो मन की बात हंसकर खोलते देर न लगती। चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उनके चेहरे जगमगा उठे। भैया बेकार गुस्सा हो रही थी ना। चंपी जरा हेलसार में खड़ी होकर मखनी फुआ को आवाज़ दे तो। ये फुआ, सुनती हो फुआ, भैया बुला रही हैं। फुआ ने कोई जवाब सीधे नहीं दिया, किंतु उसकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई पड़ी। हाँ, फुआ को क्यों गुहारती है? सारे टोले में बस एक फुआ ही तो बिना नाक पगैया वाली है। ये फुआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया। उस समय बुरा मान गई थी क्या? नाथ पगैया वालों को आकर देखो, दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया है। आ जाओ फुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। फुआ कांपती खांसती आई। किसी से घड़ी पर दिन रहते ही पूछ रही थी कि नाच देखने जाएगी क्या? कहती तो मैं पहले से ही अपनी मीठी आँख सुलगा जाती। बिरजू की माँ ने फुआ को अंगीठी दिखला दी और कहा, घर में अनाज दाना वगैरह तो कुछ है नहीं, एक बागड़ है और कुछ बर्तन वासन, तो रात भर के लिए यहाँ तंबाकू रख जाती हूँ। अपना हुक्का ले आई हो ना फुआ? फुआ को तंबाकू मिल जाए तो रात भर क्या 5 रात बैठकर जाग सकती है। फुआ ने अंधेरे में टटोल कर तंबाकू का अंदाजा किया। ओह, हाथ खोल कर तंबाकू रखा है बिरजू की माँ ने। और एक वह है सवाइन, राम को उस रात को अफीम की गोली की तरह एक मटक भर तंबाकू रखकर चली गई गुलाब बाग मेले और कह गई कि डिब्बी भर तंबाकू है। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद को मसल कर गोले बनाए और बिरजू सिर पर कढ़ाई औंधा कर अपने आप को दिखलाने लगा। मिलिट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने से भी कुछ नहीं होगा। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ हंसकर बोली, ताकत पर 3-4 मोटे शकरकंद हैं, दे दे बिरजू को चंपिया, बेचारा शाम से ही। बेचारा मत कहो मैया, खूब सचारा है। अब चंपिया चाकने लगी। तुम क्या जानो, कथरी के नीचे मुंह क्यों चल रहा था बाबू साहब का। बिरजू के टूटे दूध के दांतों की फाक से बोली निकली, ब्लैक मार्केट में 5 शकरकंद खा लिया। तभी फिर ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ ने फुआ का मन रखने के लिए पूछा, एक कनवा गुड़ है, आधा डाल दूं फुआ? फुआ ने गदगद होकर कहा, हरी शकरकंद तो खुद मीठा होता है, उतना क्यों डालोगी? जब तक दोनों बैल दाना घास खाकर एक दूसरे की देह को जीभ से चाटे, बिरजू की माँ तैयार हो गई। चंपिया ने छीट की साड़ी पहनी और बिरजू बटन के अभाव में पैंट पर पटसन की डोरी बंधवाने लगा। बिरजू की माँ ने आंगन से निकलकर गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। उतनी देर तक भला पैदल जाने वाले रुके रहेंगे? पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया है। बिरजू की माँ ने असली रूपा का मंग टिक्का पहना है आज पहली बार। बिरजू के बप्पा को हो क्या गया है? गाड़ी जोतता क्यों नहीं? मुंह की ओर एकटक देख रहा है, मानो नाच नहीं लाल पान की। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ की देह में एक अजीब गुदगुदी लगने लगी। उसने बांस की बल्ली को पकड़कर कहा, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है, जरा दाहिनी सड़क से हाँकना। बैल जब दौड़ने लगे और पहिया जब चू चू करके गरगराने लगा तो बिरजू से अब नहीं रहा गया। उड़न जहाज की तरह उड़ाओ बप्पा। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछो न, उसकी पतू नाच देखने चलेगी क्या? गाड़ी रुकते ही जंगी के झोपड़े से आती हुई रोने की आवाज़ स्पष्ट हो गई। बिरजू के बप्पा ने पूछा, अरे जंगी भाई, काहे कन्ना रोवट हो रहा है आंगन में? जंगी घूर ताप रहा था। बोला, क्या पूछते हो? रंगी बलरामपुर से लौटा नहीं, पुतुइया नाच देखने कैसे जाए? आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गईं। अरे टीसन वाली तो रोती है काहे? बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा, आ झट से कपड़ा पहन कर, साड़ी गाड़ी पड़ी है बेचारी, आ जा जल्दी। बगल के झोपड़े से राधे की बेटी स्मृति ने कहा, काकी गाड़ी में जगह है, मैं भी जाऊंगी। पास की झाड़ी के उस पार लरेना खवास का घर है, उसकी बहू भी नहीं गई है। गिलट का झुनकी कड़ा पहनकर चमकती आ रही है। आ जा, जो बाकी रह गई है सब आ जाए जल्दी। जंगी की पुतोई, लरेना की बीवी और राधे की बेटी सुनरी तीनों गाड़ी के पास आई। बैल ने पिछला पैर फेंका। बिरजू के बाप ने एक भद्दी गाली दी, साला लताड़ मारकर लंगड़ी बनाएगा पुतोई को। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पुतोहियों को देखा। उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई।
जंगी की पतोही का गौना 3 ही मास पहले हुआ है। गौने की रंगीन साड़ी से कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही है। बिरजू की माँ को अपने गौने की याद आई। उसने कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटियां निकाल कर कहा, खा ले एक एक कर, सिमराहा के सरकारी कूप में पानी पी लेना। गाड़ी गांव से बाहर होकर धान के खेतों के बगल से जाने लगी। चांदनी कार्तिक की खेतों में धान के झरते फूलों की गंध आती है। बांस की झाड़ी में कहीं दुद्धि की लता फुली है। जंगी की पतोही ने एक बीड़ी सुलगाकर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई। बिरजू की माँ को अचानक याद आई, चंपिया, सुनरी, लरेना की बीवी और जंगी की पतोही चारों ही तो गांव के बाइस्कोप का गीत गाना जानती हैं। गाड़ी की लीक धन खेतों के बीच होकर गई है। चारों ओर गौने की साड़ी खसखसाहट जैसी आवाज़ होती है। बिरजू की माँ के माथे से मंगटिक्के पर चांदनी छिटकती है। अच्छा, अब एक बाइस्कोप का गीत गाना गा दो चंपिया, डरती है काहे, जहाँ भूल जाओगी बगल में तो मास्टरनी बैठी ही है। दोनों पतोहियों ने तो नहीं, किंतु चंपिया और सुनरी ने खसखसा कर गला साफ किया। बिरजू के बाप ने बैलों को ललकारा, चल भैया और जरा जोर से गा रे चंपिया, नहीं तो मैं बैलों को धीरे धीरे चलने को कहूँगा। जंगी की पुतोही ने चंपिया के कान के पास घूंघट ले जाकर कुछ कहा और चंपिया ने धीमे से शुरू किया, चंदा की चांदनी। बिरजू को गोद में लेकर बैठी उसकी माँ की इच्छा हुई कि वह भी साथ साथ गीत गाए। बिरजू की माँ ने जंगी की पुतोही की ओर देखा, धीरे धीरे गुनगुना रही है वह भी। कितनी प्यारी पुतोही है। गौने की साड़ी से एक खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही तो कहा है उसने। बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम। यह तो कोई बुरी बात नहीं। हाँ, यह सचमुच लाल पान की बेगम है। बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आंखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप की झांकी ली। लाल साड़ी की झिलमिल किनारी, मंगटिक्का पर चाँद। बिरजू की माँ के मन में और कोई लालसा नहीं, उसे नींद आ रही है। कहानी समाप्त हुआ दोस्तों। कमेंट में ज़रूर आप लोग बताइए कि ये आपको कहानी कैसी लगी। चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।